हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्या क्या इम्पैक्ट रहे शीत युद्ध के। अब अगले चरण में हम देखेंगे कि शीत युद्ध के क्या क्या चरण रहे। चरण को जानने से पहले हम उससे पहले उसकी जो तकनीकें हैं जो मैंने आपको लिखा दी थी उनको एक बार देख लें। इसके आधार पर हम शीत युद्ध के चरणों का डिवाइडेशन करेंगे। आपको ये डिवाइडेशन इसलिए पढ़ाया जा रहा है या ये जो चरण है वो इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि आपको पता रहे कि वो जो तनाव है दोनों महाशक्तियों के बीच या दोनों विचारधाराओं के बीच या दोनों सैनिक गुटों के बीच, जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूँ, साम्यवाद, पूंजीवाद, नाटो, वार्सा पैक्ट, कम्युनिस्ट देश जो हैं उनका लीडर है रूस, और जो कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट जो राष्ट्र हैं उनका लीडर है अमेरिका। तो रूस और अमेरिका के बीच जो विवाद हैं या यूएसएसआर और अमेरिका के बीच जो विवाद हैं, उन विवादों के बीच या उन विवादों को बढ़ाने के लिए या उस तनाव को बढ़ाने में किस प्रकार से किन किन घटनाओं ने योगदान दिया वह हम हमारा जो शीत युद्ध के चरण है उसमें पढ़ेंगे। उससे पहले हम वो तकनीकें देखें, टेक्निक्स देखें जिनका प्रयोग करते हुए इन राष्ट्रों के माध्यम से इन राष्ट्रों ने अपनी अपनी विचारधारा या अपने अपने ग्रुपों में लोगों की संख्या को बढ़ाने का काम किया है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था हम इसी के आधार पर डिवाइड करेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया था प्रोपेगेंडा यानी प्रचार। हम देखेंगे कौन सी घटना प्रचार का काम कर रही है, कौन सी घटना दुष्प्रचार का काम कर रही है। ये प्रचार ओरली भी था और रिटर्न में भी था। तो इसी के बाद दूसरी हम देखेंगे शक्ति प्रदर्शन। ये जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है जिन राष्ट्रों के द्वारा दूसरे राष्ट्रों को नीचा दिखाने के लिए या अपने जो साथी राष्ट्र हैं या गुटों में उनके साथ जो राष्ट्र जुड़े हुए हैं उन राष्ट्रों को संतुष्ट करने के लिए किस प्रकार से वो ये जो मुखिया राष्ट्र हैं या जिनके मध्य शीत युद्ध चल रहा है वास्तविक रूप से, वह राष्ट्र किस तरह से अपनी शक्ति का बढ़ोतरी कर रहे हैं। तीसरा हमने देखेंगे डिवाइड करने के लिए सैनिक या आर्थिक सहायता। ठीक है। उसके बाद चौथा है जासूसी, स्पाइसी, और पांचवा है कूटनीतिक चालें। ठीक है। तो ये 5 तरह की टेक्निक्स अपनाई गई थी इन दोनों ग्रुपों के द्वारा शीत युद्ध के दौरान अपनी शक्ति या अपने गुटों को बढ़ोतरी करने के लिए। तो हम देखें कि हम तो इनके आधार पर हम डिवाइड कर लेंगे आगे। जैसा कि आपको पता है प्रचार, साम्यवाद का प्रचार करना और पूंजीवाद का विरोध करना, ये यूएसएसआर की पॉलिसी थी और अमेरिका की पॉलिसी थी। साम्यवाद की कमजोरियों को बाहर निकालना और अपने पूंजीवाद का विस्तार करना या उनको लोगों के समक्ष रखना। शक्ति प्रदर्शन जैसे मैंने बताया अभी आगे और चरण में हम पढ़ेंगे कि एक अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो यूएसएसआर ने भी 1949 में परमाणु परीक्षण कर लिया। उसके बाद आगे चाइना ने भी किया 1963-64 के दौरान और 67 में फिर चाइना ने किया। सैनिक सहायता जैसे अभी हम बात करेंगे ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के द्वारा जो यूरोपीय राष्ट्र और जो यूनान और जो तुर्की हैं उनकी आर्थिक सहायता की गई अमेरिका के द्वारा ताकि उसे साम्यवाद के प्रभाव से रोका जा सके। तो U2 जासूसी कांड आएंगे, U2 विमान पोत का। तो उस U2 विमान कांड के अंतर्गत रूस में एक जासूसी विमान को गिरा दिया गया जो कि माना जाता है या कहा जाता है कि वह रूस का जासूसी विमान, अमेरिका का जासूसी विमान रूस की सीमा क्षेत्र में जासूसी करने के उद्देश्य से काम कर रहा था। कूटनीतिक चालें जैसे यूएसएसआर के द्वारा जो समर्थक राष्ट्र हैं वहाँ की अमेरिका के समर्थन वाली सरकार को गिराना और अमेरिका के द्वारा उन राष्ट्रों में अपने समर्थक सरकारों की स्थापना करवाना या रूस के समर्थन वाली सरकार को गिराने के लिए जो कार्य किए गए उन सब चालों को या उन कार्यों को कूटनीतिक चालों के अंतर्गत रखा जाएगा। तो हमारा जो मेन टॉपिक था शीत युद्ध के चरण। अब हम मेनली इसको अगर देखें तो मुख्यतः वैसे तो 4 चरण हैं, लेकिन अगर हम इसके इतिहास की बात करेंगे तो ये चरण तभी से शुरू हो जाते हैं जब से यूएसएसआर में या रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। तो कई लोग पहला चरण उसको कह देते हैं 1917 से लेकर 1945, जब यूएसएसआर की स्थापना होने के बाद उसके कार्य और साम्यवाद का प्रसार हो रहा है।
तब से लेकर और बाद में अमेरिका, क्योंकि ब्रिटेन, इन देशों ने यूएसएसआर को मान्यता देने से मना कर दिया, या बहुत समय के बाद जाकर इन्होंने यूएसएसआर को मान्यता दी। तो इसका मतलब तनाव तो यहीं से है, ये लोग यहीं से यूएसएसआर और अमेरिका और ब्रिटेन एक ग्रुप जो है उसमें आपस में अभी से ही नहीं बन रहे, लेकिन इसका इतना अत्यधिक महत्व नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा गौर नहीं किया जाएगा। आगे जो हमारा चरण आता है, आगे हमारा जो मेन मुख्य जो चरण है वो हम यहाँ से लेंगे 1946 से 1953 तक, प्रथम फर्स्ट स्टेज जो है, और ये है प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेज, जब एक ग्रुप अपनी शक्ति का संवर्धन कर रहा है। दूसरी अवस्था शुरू होती है 1953 से 1963 तक, तनाव की चरम स्थिति, यानी ये वो समय था जब तनाव अत्यधिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका था, यानी अगर हम कह दें दूसरे शब्दों में तीसरे वर्ल्ड वॉर की पोजीशन बनने की ओर अग्रसर हो चुका था। हुआ नहीं तो इतना अत्यधिक तनाव की स्थिति में ये आ चुका था। वहीं अगर आगे देखेंगे तीसरी स्टेज आती है 1963 से और 1979 तक। अब इसे दो भागों में बांटा गया है। वैसे तो ये तनाव में धीरे धीरे माहौल बन रहा है, दिदांत की अवस्था बन रही है, तो हम इसको यहीं तक कर लें। तीसरी स्टेज है दितांत। फिर चौथी अवस्था आती है 1980 से 79 ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो घटना हुई है उससे मानी जाती है। 79 में घटना होगी, उसको आगे लिखेंगे। 1979 से और 87 के बीच नव शीत युद्ध। अंतिम जो है 87 से लेकर 90 या 91 तक। अब इसे हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, नवदिदांत या साम्यवादी गुट का विघटन। या शीत युद्ध की समाप्ति, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। क्योंकि यहाँ आप कारण मैंने पहले ही लिख दिया है, आप खुद देख सकते हैं। अगर साम्यवादी गुट का विघटन हो जाएगा जब, तो आप समझ सकते हैं कि तो फिर एक गुट समाप्त हो गया तो दूसरे गुट अपने आप ही विश्व का मुखिया हो गया या सर्वेसर्वा हो गया, तो फिर तनाव भी अपने आप समाप्त हो जाएगा जो शीत युद्ध के कारण हो रहा था। तो ये जो 5 मुख्य चरण हैं, जब हम इनकी घटनाओं और दुर्घटनाओं का अंदाज़ा लगा लेंगे, इस दौरान घटने वाली जो जो दुर्घटनाएं हैं, उन दुर्घटनाओं के आधार पर इनके मध्य के तनाव और उस तनाव के कारण होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की जो क्षमता है इन घटनाओं या दुर्घटनाओं में, इन्हें ही शीत युद्ध के चरण कहा जाता है। और ये शीत युद्ध के चरण इसलिए इम्पोर्टेंट हैं ताकि हमें पता रहे कि तनाव किस तरह से छोटी छोटी बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को प्रभावित करती हैं। तो हम सबसे पहले चरण की बात करेंगे। अब इस चरण की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन्हें देख लें आप। सबसे पहली बात हम करेंगे फुलटन भाषण की। दूसरी बात हम करेंगे ट्रूमैन सिद्धांत या ट्रूमैन पॉलिसी। तीसरी हम बात करेंगे मार्शल योजना। ये उस समय की वो घटनाएं हैं जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ाने में या शीत युद्ध के दौरान या उसको शुरुआत करने में काम दिया। उसके बाद आता है जर्मनी
का केंद्र बिंदु बनना। 5वां आया बर्लिन का विभाजन या नाकाबंदी। 6ठा आया जर्मनी का विभाजन। ये वो घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाएं हैं जिन्होंने शीत युद्ध को आगे बढ़ाने में या शीत युद्ध के प्रभावी होने में काम दिया। 7वां कारण था साम्यवादी चीन की स्थापना या निर्माण। उस समय की इंपॉर्टेंट घटना। नाटो की स्थापना। कोरिया युद्ध। और 10वां कारण रहा जापान अमेरिका संधि। तो ये इस प्रकार ये 10 महत्वपूर्ण घटनाएं या कार्य हैं जिन्होंने 1946 से लेकर 1953 के दौरान यानी शीत युद्ध के प्रथम चरण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का काम किया या शीत युद्ध के तनाव को बढ़ाने का काम किया। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे। एक बार देख लें, फुलटन भाषण है, ट्रूमैन सिद्धांत है, ट्रूमैन अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, मार्शल योजना ये उनके कार्यकारी अधिकारी हैं, जर्मनी का केंद्र बिंदु होना इस शीत युद्ध के दौरान, यानी ऐसी स्थितियां डेवलप हुई जिनके कारण सारा तनाव या सारी जो विचारधाराएं थी वह जर्मनी पर सेंटर्ड हो गई कि जर्मनी युद्ध का अखाड़ा बन गया या तनाव या शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। उसके बाद बर्लिन का डिवाइडेशन किया गया पहले, उसके बाद फिर जर्मनी का विभाजन किया गया, साम्यवादी चीन की स्थापना हुई, नाटो की स्थापना हुई। आपको पता है सैनिक संधि है, ये सैनिक ग्रुप है। कोरिया युद्ध, ठीक है। तो ये सारे कार्यक्रम हैं जिनके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे तनाव चल रहा है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। देखें आप फुलटन भाषण, (1946) में फुलटन ने ये भाषण दिया या उनका मानना था कि संपूर्ण यूरोप लोह आवरण में ढक चुका है और स्वतंत्रता की ज्योति को जलाए रखने के लिए समस्त राष्ट्रों को एक संगठन बनाना होगा या एकजुट होना होगा या एक दिशा में कार्य करना होगा। जब फुलटन ने इस तरह का ये भाषण दिया अध्यक्षता करते हुए, तो उनके इस भाषण का ये प्रभाव हुआ कि संपूर्ण दुनिया में ये प्रचार हुआ कि साम्यवाद की शक्ति निरंतर बढ़ रही है, साम्यवाद अपने आप में एक शक्तिशाली संगठन बनता जा रहा है या यूएसएसआर अपने आप में राष्ट्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनौती बनता जा रहा है। यानी फुलटन भाषण में जिस लौह आवरण की बात की गई थी वह लौह आवरण यूएसएसआर के द्वारा होने वाली साम्यवादी क्रांति या उसके द्वारा होने वाले औद्योगिक विकास को लेकर आशंका व्यक्त की गई थी कि ये जो लौह को लेकर या कल कारखाने या श्रमिक, क्योंकि श्रमिक ज़्यादा होते हैं और साम्यवाद श्रमिकों को का हिमायती माना जाता है, तो वो श्रमिकों को लेकर या श्रमिकों के विषय में उसने जो कार्य योजनाएं बनाई हैं यूएसएसआर ने, वह संपूर्ण यूरोप को या संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में या अपने नियंत्रण में ले सकती है। तो ऐसे पोजीशन आने से पूर्व ही हमें उसे उस साम्यवाद के प्रभाव से बचाना होगा, ऐसा मानकर उन्होंने ये भाषण दिया। आगे चलें आप। फुलटन भाषण के बाद ट्रूमैन
ट्रूमैन, हेनरी एस ट्रूमैन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बहुत अच्छे विद्वान राजनीतिज्ञ हैं, युवा व्यक्ति हैं राजनीति के हिसाब से। उन्होंने उस समय ये धारणा मानी कि अगर साम्यवाद से लोगों को बचाना है या साम्यवाद के प्रभाव से प्रजा को या अन्य राष्ट्रों को बचाना है, तो हमें उन राष्ट्रों की जो साम्यवाद के निकट हैं या साम्यवाद पर निर्भर कर सकते हैं या जिन्हें साम्यवाद की सैनिक या आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकती है, ऐसे राष्ट्रों की सैनिक सहायता या आर्थिक सहायता हमें करनी होगी। तो दूसरा हम देखें ट्रूमैन योजना या ट्रूमैन सिद्धांत भी कह देते हैं इसको। नाइनटीन 47 में ट्रूमैन के द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि यदि साम्यवाद, मुख्यतः क्या है, साम्यवाद का विस्तार रोकना है, इन्हें साम्यवाद का विस्तार रोकने के लिए आई थी। क्या की गई? आर्थिक सहायता। जैसा कि हमने अभी बात की थी, टेक्निक्स जो हैं आर्थिक सहायता किसे की गई? यूनान और टर्की को। कितनी की गई? 40 करोड़ डॉलर। उनमें से 25 करोड़ डॉलर यूनान को और 15 करोड़ डॉलर दिए गए टर्की को। ठीक है, कैसी योजना? आर्थिक सहायता की योजना। ठीक है, जब ये योजना इन देशों को उपलब्ध हुई सर्वप्रथम, जिनका डर था कि यह साम्यवादी गुट में शामिल हो सकते हैं, तो सीनेट के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई या ली गई, और सीनेट ने जैसे ही स्वीकृति प्रदान की और ये योजना लागू कर दी गई, और लागू करने के साथ ही साम्यवाद का विस्तार रूस में एक थोड़े समय के लिए रुक गया, रोक दिया गया। तो ये अब इससे कुछ लोग शुरुआत भी कहते हैं कि जब इससे पहले आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप था। ये पहली बार ये योजना जो बनी युद्ध के बाद, यानी युद्ध तो उसने मजबूरीवश किया जब उस पर अटैक हुआ तो, लेकिन उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये प्रथम निर्णय लिया गया था या प्रथम हस्तक्षेप था अमेरिका का। ठीक है, जब अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा सीधा प्रभाव रूस पर पड़ेगा या साम्यवादी जो गुट बना हुआ है उस गुट पर भी पड़ेगा, और दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव या दोनों ग्रुपों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। आगे देखें आप दूसरी बात, इसी से मिलता जुलता दूसरा आया मार्शल योजना। इनके द्वारा भी आर्थिक सहायता की साम्यवाद को रोकने के लिए ठीक है। अब यहाँ पर यूरोप की उन दो राष्ट्रों को छोड़कर संपूर्ण यूरोप, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, मुख्यतः पश्चिम जर्मनी की सहायता के लिए प्रयास किया गया। आर्थिक सहायता, ये भी कैसा प्लान था, किससे संबंधित है? आर्थिक सहायता से। इतने बिलियन डॉलर की सहायता की उम्मीद पेशकश की गई थी यूरोप के राष्ट्रों को और साम्यवाद के विरोध में। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रहनी चाहिए। मार्शल योजना भी किस तरह की योजना है? आर्थिक योजना। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? अमेरिका के द्वारा। ये अमेरिकन योजनाएं हैं, सारी अमेरिकन प्लान है, ये भी अमेरिका की योजना है।
तो इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह से करके ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी में, खासकर पश्चिम जर्मनी में साम्यवाद के प्रसार को रोका जा सके। आगे चलते हैं। जो चौथा हमारा कारण था, जर्मनी का केंद्र बिंदु बनना या सेंटर में आना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जर्मनी मुख्य सत्ता थी जिसने कि अन्य महाशक्तियों को चुनौती देने का काम किया था। इन महाशक्तियों के द्वारा जर्मनी का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी तरह का कोई विभाजन तो नहीं किया गया, लेकिन सत्ता जहां जिसका नियंत्रण था, उन राष्ट्र ने द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बार फिर जर्मनी अखाड़ा बन गया या तनाव का या शक्ति प्रदर्शन का, और वो भी किसकी, दोनों ग्रुपों की शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना दिया गया। किसको? जर्मनी को। एक बार फिर जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय तनाव या शीत युद्ध के केंद्र बिंदु में आ चुका है, और जहां जर्मनी में दोनों सेनाएं या दोनों राष्ट्रों की सेनाएं अपने अपने नियंत्रण क्षेत्र के माध्यम से दूसरे राष्ट्र को या दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जर्मनी एक, क्योंकि इसका नुकसान आगे जर्मनी को ही हो रहा है, जर्मनी का डिवाइडेशन होगा, जैसा कि हमारे आगे बिंदु हैं उनमें हम देखेंगे। तो जर्मनी केंद्र बिंदु बना शीत युद्ध के पहले चरण में, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे चले। बर्लिन की घेराबंदी। ये घटना जो थी, इसकी शुरुआत की गई थी रूस के द्वारा। साम्यवादी जो रूस है उसने, साम्यवादी रूस ने अमेरिका का जर्मनी में प्रवेश रोकने के लिए या बर्लिन में उसके प्रवेश को सीमित करने के लिए बर्लिन की घेराबंदी कर दी। घेराबंदी करने का तात्पर्य ये हो गया कि पश्चिम की कोई मुद्रा या सामान या अन्य कोई सहायता किसी भी तरह से करके बर्लिन को उपलब्ध नहीं हो। ठीक है, बर्लिन को उपलब्ध नहीं हो तो दिक्कतें हो गई। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी दोनों एक प्रकार से साम्यवादी नियंत्रण के अंतर्गत आ गए, और उस समय के प्रतिद्वंदी जो ग्रुप है या जो विरोधी जो उनका दल है, यानी पूंजीवादियों का जो ग्रुप है या पश्चिमी राष्ट्रों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप ने इस बात को आसानी से नहीं लिया। उनमें तनाव क्रिएट हुआ, और तनाव क्रिएट होने के बदले उन्होंने बर्लिन एयरलिफ्ट योजना, बर्लिन एयरलिफ्ट योजना प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत जब आपने देखा कि बर्लिन की सीमाएं ब्लॉक कर दी गई हैं यूएसएसआर के द्वारा, तो इन्होंने हवाई क्षेत्र के माध्यम से अपनी जो वस्तुएं थी या पश्चिमी जर्मनी को जो चीज़ें, पश्चिमी बर्लिन को जो चीज़ें चाहिए थी या जो आवश्यक चीज़ें थी, वह हवाई क्षेत्र के माध्यम से अमेरिकी ग्रुप के द्वारा वहां उपलब्ध करवाई गई। इससे भी दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव क्रिएट हुआ, और उस तनाव के बाद, हालांकि बाद में बर्लिन से की घेराबंदी को हटाने के लिए यूएसएसआर तैयार हो गया, लेकिन तब तक अमेरिका ने इस बात को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, यानी उसने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, यानी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बर्लिन की घेराबंदी हट गई यूएसएसआर के द्वारा, लेकिन वो जो तनाव बना था, यानी अब वो हवाई क्षेत्र के बजाय अन्य क्षेत्र से तो आ रहे हैं, लेकिन वो जो तनाव उत्पन्न हुआ था वो तनाव समाप्त नहीं हुआ है। हवाई क्षेत्र को खुला हुआ है, जल क्षेत्र भी खुला हुआ है, सीमाएं भी खुली हैं, लेकिन फिर भी वो तनाव कम नहीं हो रहा है, और वो आगे जाकर जर्मनी का विभाजन, जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है, जर्मनी का विभाजन, जर्मनी का विभाजन 1949 में। तो आप देखिए कि जर्मनी का जो विभाजन हो रहा है उसका मुख्य कारण था कि जो बर्लिन में जो तनाव उत्पन्न हुआ था वो उसी का परिणाम था कि जर्मनी का डिवाइडेशन हो गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी का मतलब पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन।
यानी बर्लिन में जो दीवार खींची गई वह न केवल बर्लिन का डिवाइडेशन हुआ बल्कि जर्मनी का डिवाइडेशन हो गया। और ये बर्लिन का डिवाइडेशन जो था वो लंबे समय तक 1989 तक चलेगा, यानी इतने लंबे समय तक तनाव उत्पन्न रहा। और इसने जब तक ये रहा तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों दलों के माध्यम से तनाव की स्थिति को बनाए रखा गया। यानी अंततोगत्वा जर्मनी का एक राष्ट्र का विभाजन कर दिया इस शीत युद्ध के कारण। यानी जो शीत युद्ध था वह जर्मनी के विभाजन का मुख्य कारण बना और ये प्रथम चरण की महत्वपूर्ण घटना थी जो आगे जाकर लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर दुष्प्रभाव डालती रही है। आगे चलें, आगे हमारे पास है नाटो की स्थापना। नाटो जैसा कि आपको पता है एक सैनिक संधि है या सैनिक गठबंधन है। सैनिक गठबंधन वर्तमान में कार्यरत। स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। अमेरिका इसका मुखिया है, अमेरिका इसका लीडर है। एक राष्ट्र पर इस ग्रुप में जो शामिल है वर्तमान में 28 हैं। सदस्य संख्या बढ़ चुकी है लेकिन उनका कार्यकाल जब प्रारंभ होगा तब से उसको स्थायी माना जाए। एक राष्ट्र पर आक्रमण पूरे ग्रुप पर आक्रमण माना जाएगा, पूरे संगठन पर आक्रमण माना जाएगा। एक प्रकार से इनडायरेक्ट थ्रेट दे दी गई थी अन्य राष्ट्रों को कि अगर किसी भी राष्ट्र ने अगर एक सदस्य राष्ट्र पर भी अटैक किया तो पूरे के पूरे ग्रुप का उसको सामना करना पड़ेगा। ये अमेरिका के द्वारा किया गया था। तो इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक गठबंधनों को बनाने की या सैनिक संधि करने की एक परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, या सैनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति की राजनीति है उसको बढ़ावा देने का काम किया गया नाटो की स्थापना के द्वारा। आगे देखें आप इसके द्वारा, इसके प्रत्युत्तर में जर्मनी में 2 प्रकार की पार्टियों का भी संगठन हुआ। जर्मनी में GDR जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स की स्थापना हो रही है और जर्मनी में ही दूसरे गुट के द्वारा भी एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई जो नाटो की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो USSR ने बनाया है उसी के फलस्वरूप नाटो ने भी या अमेरिका ने भी एक संगठन का निर्माण करने का काम किया है। अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि दोनों राष्ट्रों के द्वारा FRG और GDR की स्थापना की गई थी। फेडरल रिपब्लिक जर्मनी, फेडरल रिपब्लिक जर्मनी ये स्थापना की गई थी 21/9/1949 को अमेरिकी गुट के द्वारा जर्मनी में। उसके बाद की गई जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स 7 अक्टूबर 1949 को USSR गुट के द्वारा। ये भी जर्मनी में ही है। ये एक तरह से पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी और ये पूर्वी जर्मनी। अब ये दोनों गुट वही हैं। नाटो की स्थापना हो गई है। नाटो की स्थापना के साथ ही तनाव एक बार फिर आगे बढ़ रहा है। यानी ये जो घटनाएं हैं ये उस समय की घटनाएं हैं जब अब भारत का कहीं नहीं देखेंगे। अभी भारत उस समय आज़ाद हो रहा है, संविधान निर्माण का काम कर रहा है, तो भारत एक साइड में अभी
आगे आएगा भारत, उस समय जब हम बात करेंगे। तो ये जो दो ग्रुप बन रहे हैं, फुल फॉर्म से याद रखें आप, ये आ जाती हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार। फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। ये दोनों गुट हैं इनके, इन गुटों की स्थापना हो रही है जर्मनी में। आगे देखें आप, अब हमारा जो अगला बिंदु था वो था साम्यवादी चीन की स्थापना। और साम्यवादी जो चीन है वह भी, अब हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से वो अमेरिका के प्रभाव में है या रूस के प्रभाव में है। चाइना अपने आप में अलग कंट्री है, उस समय साम्यवादी प्रभाव में, लेकिन आया तब तक अभी बात करते हैं साम्यवादी चीन की स्थापना। साम्यवादी चीन की स्थापना किसने की? माओ ने। 1949 में इसकी स्थापना होने के बाद चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र बना। किसका सहयोग रहा? यूएसएसआर का। ये कहाँ है आपको पता? एशिया में। यानी एक तरह से एशिया तक किसका प्रभाव आया? साम्यवाद का। रूस भी है एशिया में, लेकिन उसकी काउंटिंग यूरोप में की जाती है। भौगोलिक क्षेत्रफल यूरोप में पड़ता है, लेकिन काउंटिंग वहाँ। तो एशिया में चीन जो एक बड़ा राष्ट्र है, जिसकी पहुँच सागर तक है, प्रशांत महासागर तक, वहाँ तक साम्यवाद पहुँच चुका है 1949 में माओ के नेतृत्व में। अब जब साम्यवाद का इतना विस्तार हो रहा है या साम्यवाद का प्रसार हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि अमेरिका और यूएसएसआर के रिश्तों में तनाव आएगा, तनाव क्रिएट होगा। जैसे ही चाइना इसका सहयोगी बना या चाइना में साम्यवाद की स्थापना हुई, वैसे ही अमेरिका और यूएसएसआर के संबंधों में भी तनाव आ रहा है। और यह तनाव ही शीत युद्ध के अंतर्गत माना जाएगा। यानी ये प्रमुख घटना है एक और, जिसने कि उस समय के साम्यवादी घटनाओं को या साम्यवाद के शीत युद्ध को या हम कहते हैं साम्यवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आगे देखें आप, साम्यवादी चीन के बाद कोरिया युद्ध और शीत युद्ध कहते हैं हम। कोरिया विवाद या युद्ध व शीत युद्ध। 1950 में शुरू हुआ, 53 तक किसके मध्य हुआ? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया के समर्थन में यूएसएसआर और दक्षिण कोरिया के समर्थन में पश्चिमी राष्ट्र, दोनों के बीच तनाव, और इस तनाव को ही शीत युद्ध का विकास का कारण माना जाता है। प्रथम चरण का अन्य एक महत्वपूर्ण कारण या एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम या घटना जो कि कोरिया युद्ध है। अब यहाँ पर तनाव हो रहा है, यूएनओ के द्वारा भी इस तनाव में हस्तक्षेप किया जा रहा है, लेकिन वह प्रभावी रूप से इस तनाव को या इस संघर्ष को समाप्त करने में कारगर नहीं हो पाया। हालांकि संधि के द्वारा 1953 में संधि हुई, ये युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन जो युद्ध संधि के द्वारा जो युद्ध तो समाप्त हुआ, संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन वह जो तनाव था वह बना रहा। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि बर्लिन के मध्य जो तनाव था, घेराबंदी हटाने के बाद, बर्लिन की यूएसएसआर के द्वारा जब घेराबंदी हटा ली गई, इसके बावजूद भी उनके बीच तनाव रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि जर्मनी का विभाजन हुआ। तो ऐसे ही कोरिया और रूस के बीच या यूएसएसआर के बीच उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को लेकर जो तनाव था वह आगे भी बना रहा। और आप देख रहे हैं वर्तमान में भी, जैसे वर्तमान के जो ट्रेंड की बात करें, आज भी दोनों राष्ट्र डिवाइडेड हैं, विभाजित हैं। और आज भी वही मानसिकता है कि आज
उत्तर कोरिया के समर्थन में यूएसएसआर की जगह रूस आ चुका है, जबकि दक्षिण कोरिया के समर्थन में आज भी अमेरिका है। अमेरिका और अन्य राष्ट्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये चीन के भी पक्ष में है, चीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज भी ये दोनों राष्ट्र विभाजित हैं और इनके मध्य होने वाला जो विवाद है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव का कारण बन जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो जो घटनाएं हैं जो उस समय हुई और उस समय से होने के बाद आज लगातार आज भी चलती आ रही हैं, तो वो जो ट्रेंड थे वो ट्रेंड आज भी हैं। हालांकि जर्मनी एक हो चुका है तो ये घटना कम हो गई, लेकिन ये जो है राष्ट्र दोनों ये आज भी डिवाइडेड हैं और दोनों राष्ट्रों का समर्थन दोनों विपरीत गुटों के द्वारा किया जाता है। इसीलिए हालांकि इस दौरान अभी उत्तर कोरिया की यात्रा की थी डोनाल्ड ट्रंप ने और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य भी संवाद की स्थिति बनी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा का कोई विशेष प्रभाव या विशेष नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। अमेरिका का मानना है या कहना है कि उत्तर कोरिया जो है वो अपने परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को स्थगित कर दे, बंद कर दे, समाप्त कर दे, और उत्तर कोरिया कह रहा है कि मैंने ऐसा कर चुका हूँ। लेकिन सूत्रों से या जो अमेरिका का मानना है कि उसने अभी पूर्ण रूप से अपने इस विचार को त्यागा नहीं है। तो इसलिए तनाव वापस बनता है, अमेरिका और उत्तर कोरिया की मित्रता हो नहीं पा रही है और ये दोनों राष्ट्र भी अभी एक होने की ओर अग्रसर नहीं है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेंड है, जिनमें से एक ट्रेंड ये है इनका डिवाइडेशन, जो कि शीत युद्ध के दौरान या शीत युद्ध की प्रमुख घटना रहा था। आगे चलें, हमने जो अंतिम कारण लिखा उसमें है एक जापान और अमेरिका के बीच होने वाली संधि। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मुख्य शक्तिशाली राष्ट्र जो रहा उनमें से एक राष्ट्र था जापान। जापान ने अमेरिका तक पर अटैक किया, यानी इतना साहसिक कार्य किया अपने खुद के अनुसार, ठीक है, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी फिर जापान को भुगतना पड़ा और पहला परमाणु परीक्षण जो भोगा या जो किया, परमाणु आक्रमण जो किया गया वह जापान पर किया गया। और वो दो शत्रु राष्ट्र आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कट्टर मित्रों में बन चुके हैं। उनके बीच 1951 में जो संधि हुई एक तरह की सामरिक संधि थी। यूएसएसआर ने इसका विरोध किया, लेकिन अमेरिका माना नहीं, तैयार नहीं हुआ कि हाँ हम किसी तरह से संधि नहीं करेंगे। इस संधि के कारण इसका महत्व देखिए, जो बड़ा भारी महत्व था या जो यूएसएसआर को जो डर था, यानी इस संधि के आधार पर अमेरिका को सेना रखने की अनुमति प्राप्त हुई। कहाँ? जापान में। जापान कहाँ? प्रशांत महासागर हो गया। प्रशांत महासागर कहाँ? चाइना और रूस के निकट हो गया, चीन और रूस के निकट। तो ये जो जापान था ये अमेरिका का जब मित्र बन गया तो यह चीन और रूस पर नियंत्रण या उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अमेरिका का एक अड्डा बन गया या एक पिछलग्गू बन गया, जिसके द्वारा इन दोनों राष्ट्रों पर नज़र रखी जा सकती थी अमेरिका के द्वारा। तो ये जो अब रूस ने विरोध किया लेकिन उसका विरोध चला नहीं। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला चरण है उसमें गुटबाजी, अपने अपने पक्ष के राष्ट्रों को एक तरफ करना, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा है, अमेरिका का जो पहुंच है विश्व के अन्य राष्ट्रों पर वह भी बढ़ रही है। तो ये इसको प्रारंभिक अवस्था कहा गया। तो इसका मतलब इस समय किसी भी तरह का ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो कि बहुत बड़ी घटना हो या बहुत बड़ा तनाव का कारण वहाँ पर दिखाई देता हो। सामान्य सी दोनों शक्तियाँ अपना अपना विस्तार करने में लग रही हैं और सैनिक गठबंधन एक महत्वपूर्ण हुआ नाटो। अब इसका हम अगला चरण देखेंगे। अगले चरण में हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए अगला चरण